तो पिछली क्लास में आई थिंक सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कवर हुआ था। हाँ अच्छा चलो, तो आज बोले थे कि हम बफर सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो लिखो, द सॉल्यूशन whose pH does not change on adding small amount of acid or base। तो ये बफर सॉल्यूशंस क्या है? अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बफर सॉल्यूशंस है, तो अगर इसमें हम थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाएंगे तो इसका पीएच, ये जो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ पीएच होगा, मान लो कि इसका पीएच 5 है, तो एसिड और या बेस मिलाने पर ना इसका पीएच 5 मेंटेन रहेगा, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो बोलेंगे ये जो सॉल्यूशंस है, दिस सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी देंगे, एग्जाम्पल देने के पहले आप यहाँ पर लिखे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? तो एसिडिक बफर ध्यान रखना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of this weak acid। ये मेरा बोलने का क्या मतलब है, इसको समझे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एसिटिक एसिड, आपको मैं बता चुका हूँ कि एसिटिक एसिड ये कमजोर एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो CH3COO बॉन्ड Na, तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ दिस एसिटिक एसिड। तो ये दोनों मिलकर क्या, ये दोनों मिलकर एक एसिडिक बफर बनाएगा। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड और इसका कंजुगेट बेस, आपको मैं बता चुका हूं कि ये जैसे एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, तो ये दोनों मिलकर भी एक एसिडिक बफर बनाएगा। एसिडिक बफर ये क्या है, यहाँ लिख देता हूं, ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। तो चाहे ये रहे या चाहे ये लिखा रहे, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल मेक एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए ध्यान रखना है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। इसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। अब आते हैं बेसिक बफर, देखो क्या होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में भी वही सेम फंडा, बेस प्लस salt of this weak base। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी का सॉल्ट लेना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लेता हूँ। देखिए इसको आप इस तरह लिखें या इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अमोनियम आयन। ये भी एक बेसिक बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये भी एक बेसिक बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं बोला हूँ कि ये जो सॉल्ट होना चाहिए, दिस सॉल्ट मस्ट बी ऑफ दिस, ये इसी बेस का सॉल्ट होना चाहिए। चलो, तो ये दोनों कवर हो गया टाइप्स ऑफ बफर। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि HCN और NaCN, क्या ये बफर सॉल्यूशंस है? इज इट ए बफर सॉल्यूशंस? यस और नो? ये एक बफर सॉल्यूशन है या नहीं है? है सर। है। कैसा बफर है? एसिडिक बफर या बेसिक बफर? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, बिल्कुल सही। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। सो हाँ, ये एक बफर है। कैसा बफर है? एसिडिक बफर है। अच्छा, ये बताओ, इज इट ए बफर सॉल्यूशंस? क्या ये बफर सॉल्यूशंस है या नहीं? नो सर। नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं बताया इसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, बट दिस इज ए सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, बट ये क्या है? एसिडिक एसिड है। तो ये दोनों मिलकर एक एसिडिक बफर नहीं बनाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, ये एक बफर सॉल्यूशंस है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का फॉर्मूला होता है। तो एसिडिक बफर में जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखना आपको। एसिडिक बफर के केस में हम जो पीएच निकालते हैं, पीएच निकालने का फॉर्मूला जो होता है दैट वन इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको लिख ले, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है एसिडिक बफर के केस में। अगर बेसिक बफर हुआ तो बेसिक बफर के केस में पीओएच निकलता है। पीओएच निकालने का सेम फॉर्मूला, पीकेबी, अगर बेस है तो पीकेबी आएगा, केबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पीओएच निकलने का फॉर्मूला हो गया। अब पीएच कैसे निकालें बताओ? अगर पीओएच निकल जाएगा तो पीएच कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मूला है निकालने के लिए? चलो मैं बता देता हूं। अगर पीओएच निकल जाएगा तो 14 माइनस पीओएच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 14। तो इस तरह पहले हम पीओएच निकालेंगे, फिर 14 में माइनस कर देंगे, दैट विल गिव द पीएच। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन है 1 लीटर का सॉल्यूशन है और इसके अंदर 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। चलो एसिटिक एसिड नहीं, NH4OH है और प्लस इसके अंदर 0.02 मोलर अमोनियम क्लोराइड है। तो इस बफर का पीएच बताना है आपको, पीएच कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले बताओ, ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर देख रहे हो, इट विल मेक एसिडिक बफर या बेसिक बफर?
बेसिक बफर। बेसिक बफर, बिल्कुल सही। तो बेसिक बफर तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, बेसिक बफर में पीओएच निकलता है। तो इसके लिए मैं देखो ये जो वीक बेस है ना, इसका केवी का वैल्यू मैं दे देता हूं आपको। केवी का वैल्यू होता है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसका पीकेवी भी मैं निकाल देता हूं, आपको हेल्प कर देता हूं। दैट विल कम 4.74। ये डाटा दे दिया मैं, ये गिवन डाटा है। तो आप मुझे कैलकुलेट कर कर बताओ पीओएच पहले कितना होगा। पीओएच इसी तरह निकालोगे, पीओएच इज इक्वल टू व्हाट, पीकेबी। पीकेबी 4.74 दिया हुआ है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो यहां दिया हुआ है 0.02 मोलर, बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, 2 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, टेल मी। log 2 बेस 10 है, यहाँ पर log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये ध्यान रखना। log 2 का वैल्यू होता है 0.3 और log 3 का वैल्यू होता है दैट इज 0.47 और log 5 का वैल्यू होता है दैट इज 0.7। ये 3 आपको याद रखना है, बार बार यूज होगा तो ये 3 याद रखना है। इसी से हम और दूसरे का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर log 2 का वैल्यू देख सकते हैं 0.3 होता है, इसमें ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4, ये 5.04 आ जाएगा। ये पीओएच आया, तो पीएच कितना होगा बताओ, 14 में माइनस कर दो तो दैट विल बी पीएच। ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, देखो ये 6 हो गया, 6 और 9 और ये हो जाएगा 13, ये 8 हो जाएगा, 8.96। 8.96 is the pH of this buffer solution, basic buffer। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं आपको ये बता दिया कि बफर होता क्या है, टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी करा दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखिए ये बफर के बाद एक टॉपिक बचता है दैट वन इज इंडिकेटर। इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर क्या होता है, तो पहले आप इसको समझे। आप 10th क्लास से ही इंडिकेटर के बारे में पढ़ते आते हैं। जैसे जैसे कुछ इंडिकेटर का नाम बोलूँ मैं, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब इंडिकेटर है। इस तरह के इंडिकेटर को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या होता है पहले इसको समझे। तो इंडिकेटर इट इज द वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस which have different color in acidic form और बेसिक फॉर्म। ये डेफिनेशन लिखो, मैं समझाता हूं फिर। हर एक इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होता है। एसिडिक मीडियम में कुछ अलग कलर शो करता है, बेसिक मीडियम में कुछ अलग कलर शो करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। देखो समझो, जैसे कुछ इंडिकेटर का नाम ही लेता हूं मैं, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को हम HPS से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर होता है ना, इट इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इसको। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लूं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज
मिथाइल ऑरेंज इट इज ए वीक ऑर्गेनिक बेस, और इसको हम MEOH से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये जो फिनप्थलीन है, ये फिनप्थलीन है, अगर इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या होगा, अपने आयंस के साथ इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में चला आएगा। हाँ देखो, ये जो फॉर्म है ना इसका, इसको हम लोग बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, या इसको बोला जाता है दिस वन इज एसिडिक फॉर्म, एसिडिक फॉर्म। और यहां पर आप देख रहे हो कि आयंस में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, आयनाइज्ड फॉर्म, आयनाइज्ड फॉर्म, या इसको हम लोग बेसिक फॉर्म भी बोला करते हैं, बेसिक फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म या एसिडिक फॉर्म का अपना कुछ कलर होता है। जैसे मैं अगर इस केस में बोलूं, फिनप्थलीन इंडिकेटर के केस में बोलूं, तो इसका एसिडिक फॉर्म में जो कलर होता है दैट वन इज कलरलेस होता है, कलरलेस। और बेसिक फॉर्म में जो कलर होता है दैट वन इज, इसको हम लोग बोलते हैं दैट वन इज पिंक होता है। ये चीज याद करना पड़ेगा आपको। एसिडिक फॉर्म में इसका कलर जो होता है कलरलेस, और बेसिक फॉर्म में इसका कलर जो होता है पिंक होता है। तो ये फिनप्थलीन इंडिकेटर। तो यहाँ देखो डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, इट इज वीक ऑर्गेनिक एसिड या और बेस विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक फॉर्म। अब देख रहे हो इस फिनप्थलीन इंडिकेटर का एसिडिक फॉर्म में कलर कुछ कलरलेस है, और बेसिक फॉर्म में जो कलर है दैट वन इज पिंक। तो हर एक इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएगा। ये इसका रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्या, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है दिस वन इज आयोनाइज्ड फॉर्म, या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द बेसिक फॉर्म। ये बेस है, ये बेसिक फॉर्म है इसका। और ये जो आपको दिख रहा है दैट वन, दिस वन इज एसिडिक फॉर्म। ये ध्यान रखना, इसका बेसिक फॉर्म में जो कलर होता है दैट वन इज येलो होता है, और एसिडिक फॉर्म में जो कलर होता है दैट वन इज रेड होता है। आपके जैसे आप लेबोरेटरी कभी जाओगे, मिथाइल ऑरेंज को अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर देखोगे दैट इंडिकेटर विल टर्न्स रेड। और अगर आप उस ये मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेसिक फॉर्म में डालोगे, किसी बेस के अंदर डालोगे, तो इसका कलर जो होगा येलो होगा। इसी तरह अगर मैं फिनप्थलीन इंडिकेटर की बात करूं, फिनप्थलीन इंडिकेटर को अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिए तो इसका कलर जो होता है कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेसिक फॉर्म में डाल दिए, बेसिक सॉल्यूशंस में डाल दिए, तो इसका कलर जो होता है पिंक होता है। इसको इस तरह से याद रखना, जैसे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो इसको हम कैरियर पॉइंट बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि एसिडिक फॉर्म में इसका कलर जो होता है कलरलेस, और बेसिक फॉर्म में जो इसका कलर होता है पिंक होता है। ये ऐसे मूव कर रहा हूं, एसिडिक से बेसिक फॉर्म में मूव कर रहा हूं। यहां पर भी ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज के केस में भी ध्यान रखना, एसिडिक से बेसिक की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखना YOR। मतलब इस केस में देखो एसिडिक फॉर्म में इसका कलर जो होता है, अच्छा एसिडिक फॉर्म में, यहाँ उल्टा हो गया, एसिडिक फॉर्म में जो कलर होता है येलो होता है, और ये जो बेसिक फॉर्म में जो कलर होता है दैट वन इज रेड। तो यहाँ पर देख रहे हो एसिडिक फॉर्म में कलर येलो है, वो मतलब मिथाइल ऑरेंज, और बेसिक फॉर्म में इसका जो कलर है दैट वन इज रेड। तो इस तरह से आप इंडिकेटर का कलर याद रख सकते हो। आगे मूव करते हैं,
एक इसमें और टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो उसको भी हम इस आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है दैट वन इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कोई बताओगे? चलो मैं बता देता हूं। इट इज द मैक्सिमम मोल पर लीटर of solute dissolve solute present in a given solutions। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल पर लीटर, ये सॉल्यूट का जो यूनिट ध्यान रखना मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल पर लीटर सॉल्यूट मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल डिनोट्स इट्स सॉल्युबिलिटी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है मैं बता दिया आपको। उसके बाद जैसे अगर यहां पर किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जो पानी में कम सॉल्युबल होता है। जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल दे दूं, AgCl और भी एग्जांपल दूं, AgBr और भी एग्जांपल दूं आपको कुछ, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है। चलो तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गया। ये सब जो होते हैं पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पायरिंगली सॉल्युबल। स्पायरिंगली सॉल्युबल मतलब पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डालूं, अगर इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये AB एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो AB एक्वस होता है, AB एक्वस होता है जो, ये फर्दर क्या होता है अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 100% नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो 100% डिसोसिएट कर जाता, आयनाइज हो जाता। बट इस केस में ये 100% आयनाइज नहीं होगा और अल्टीमेटली इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम। अगर इस दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ये कैंसल्स हो जाएगा, क्या बचेगा, AB सॉलिड, AB जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, ये फाइनली क्या करेगा अपने आयंस के साथ, इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम, अपने आयंस के साथ क्या करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। तो ये मैकेनिज्म होता है कैसे कोई स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है, ये बोलूं मैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जब फॉरवर्ड प्रोसेस होता है ना, ये फॉरवर्ड प्रोसेस को बोला जाता है डिसॉल्यूशन। क्या, डिसॉल्यूशन। और ये जो बैकवर्ड प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है दैट वन इज क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशंस, ये फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होता है दैट वन इज डिसॉल्यूशंस, और बैकवर्ड प्रोसेस क्या होता है क्रिस्टलाइजेशंस बोलते हैं इसको। यहां पर देखें, इनिशियली जब किसी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को आप पानी में डालोगे
जैसे ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस के साथ इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो प्रोसेस बोला डिसॉल्यूशन बोला, और ये जो प्रोसेस हो रहा था बैकवर्ड प्रोसेस जो था, दिस वन इज क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला। चलो, इनिशियली जो होता है, इनिशियली जो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन होता है, दिस वन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होगा। इनिशियली जब हम किसी सॉल्ट को पानी में डालेंगे, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं मोर एंड मोर salt will soluble in water, और दैट इज ये जो सॉल्यूशन जो बनाएगा इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशंस become equal to rate of crystallizations। यहां पर क्या होगा, इस ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस में नो मोर सॉल्ट विल फर्दर डिसॉल्व इन वाटर, और इस कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं दिस वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आपका है, जो सॉल्ट है आपका, वो सैचुरेट हो चुका है, अब और नहीं घुल रहा है उसके अंदर, सैचुरेट हो गया है। फिर लेटर ऑन क्या देखोगे, ये जो रेट ऑफ डिसोसिएशंस है इट विल बिकम लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो इस कंडीशंस पर क्या होगा, ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों आयंस मिलकर क्या, कुछ सॉल्ट नीचे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, प्रेसिपिटेशंस विल स्टार्ट, प्रेसिपिटेशंस और या क्रिस्टलाइजेशंस विल स्टार्ट, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे ये प्रोसेस, कैसे किसी सॉल्ट डिसॉल्व होता है। इनिशियली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लेटर ऑन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो आगे क्या है। अब किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को जैसे हम पानी में डाला, ए बी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। अगर मान लो इस सॉल्ट का, चलो अगर मैं इसके लिए KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा A+ का, B- का जो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन होगा, अपॉन इस सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ये जो सॉल्ट है ये भी कांस्टेंट है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो सॉल्युटी है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट आता है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम KSP बुलाया करते हैं। KSP मीन्स स्पायरिंगली, दिस वन इज सॉल्युटी प्रोडक्ट, सॉल्युटी प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ये पहले होगा क्या, A+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- का कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युटी प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है
कि सॉलिडिटी प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, आगे देखो। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कि कोई एक सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, अपने आयंस के साथ इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। अगर मान लो इस सॉल्ट का ये जो स्पायरिंगली सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसका सॉलिडिटी मैं बोल दूं, सॉल्युबिलिटी, अगर इसका सॉलिडिटी बोल दूं कि S मोल पर लीटर है, अगर इसका सॉलिडिटी S मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो हम इसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर इसका सॉलिडिटी S है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो हम बोलेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन S होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। तो अगर इसके लिए आप KSP लिखिएगा, KSP डिफाइन करेंगे तो क्या, देखो KSP जो हम यहाँ पर डिफाइन किए, A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई कॉफिशिएंट रहता तो आपको पता है दैट विल गोज टू पावर, मैं बता चुका हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शंस। तो KSP का जो एक्सप्रेशन होगा S, इसका पावर कितना होगा 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2S, इसका पावर कितना होगा 2। ये क्या आ जाएगा, देखो ये 4S³ आ जाएगा। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP जो होगा दैट वन इज 4S³। जैसे और भी एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो कि कोई एक सॉल्ट है AXBY, कोई एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, प्लस YVX माइनस। ओके, अब देखिए, मान लीजिए इस सॉल्ट का सॉलिडिटी S मोल पर लीटर है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AY प्लस आयंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, X इंटू एक्स होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, Y इंटू S होगा। अगर हम इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट टू द पावर, इसका जो कोफिशिएंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट टू द पावर जो इसका कोफिशिएंट है, क्या जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन बताओ, x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y आ जाएगा। दिस इज द KSP एक्सप्रेशंस। अगर मान लो कि कोई सॉल्ट है, सिल्वर फोस्फेट है, सिल्वर फोस्फेट, अगर इसका सॉलिडिटी मैं दे दिया S मोल पर लीटर है, तो आप मुझे इसका KSP निकाल कर बताएं, KSP कैलकुलेट कर बताएं आप। अगर स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ag3PO4 है और उसका सॉलिडिटी में मैं बता दिया आपको S मोल पर लीटर है, तो व्हाट विल बी द सॉलिडिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ दिस Ag3PO4। चलो, आप लोग निकाल लिए होंगे, यहाँ पर मिला ले, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर समझें।
Ag3PO4 है। पहले इसको आयंस में तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर इसका सॉलिडिटी S है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3S हो जाएगा और इसका S होगा। Ksp का एक्सप्रेशन लिखना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 3S टू दी पावर, जो कोफिशिएंट है दैट विल गोज टू पावर, क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 3, 27 टू दी पावर S टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से जैसे देखिए, अगर मान लीजिए Ksp ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेट इट बी 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻14 है, तो फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब इसका सॉल्युबिलिटी बताइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। एक क्वेश्चन बनाइए आप, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले कैसे प्रोसेस करेंगे, देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Mg2+ और 2OH- आयंस में टूट जाएगा। अगर मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन S हो जाएगा और इसका 2S हो जाएगा। इसका Ksp का एक्सप्रेशन लिखिएगा तो क्या होगा, S टू दी पावर 1 और 2S टू दी पावर 2, क्या 4SQ हो जाएगा, 4SQ हो जाएगा। ओके, 4SQ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू चेंज कर ले, अदरवाइज दिक्कत होगा आपको। 4 इंटू 10⁻15 कर ले तो अच्छा रहेगा। तो Ksp का वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस में, 4 इंटू 10⁻15 अपॉन 4 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू S। देखो 4 से 4 कैंसल्स हो गया और इसको 15 है तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे, इसके पहले जो क्वेश्चंस करा रहे थे उसमें मैं आपका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे रहा था और आपसे Ksp का एक्सप्रेशन पूछ रहा था, बट इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि मैं आपको पहले Ksp का वैल्यू दे दिया, उसके बाद सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पूछा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होता था मैं आपको समझा दिया, और इस चैप्टर्स में कुछ नहीं है। हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स देखिए, थर्मोडायनामिक्स। तो मेनली ये जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म। थर्मो मतलब आपको पता होगा कि हीट होता है, और डायनामिक्स मतलब क्या होता है, मोशन। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स टर्म्स है, इट इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, हीट एंड मोशंस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। इस चैप्टर के साथ आपको फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखे इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस चैप्टर्स में सबसे पहला टर्म से जो इनकाउंटर करोगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है बताओ, अगर जानते हो आप लोग तो। सिस्टम, चलो यहां पर सुन लो, सिस्टम क्या होता है। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स
universe which is considered for thermodynamic study। यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहां पर थर्मोडायनामिकल स्टडी किया जाता है, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल बोलूं आपको, जैसे आप पानी, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो आप मान लो कि पानी को बॉयल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टडी, थर्मोडायनामिकल स्टडी किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस वन इज सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर सम थर्मोडायनामिकल एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन। तो ये मेरे लिए क्या है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स वो सब क्या हो जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हो ये क्या है, आपका सिस्टम है। और इसके अलावा जो देख रहे हो दैट वन इज क्या, सराउंडिंग बोलते हैं इसको। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन जो होता है दैट वन इज सराउंडिंग। क्या होता है सराउंडिंग? तो सराउंडिंग क्या होता है, लिख लीजिए। तो सिस्टम क्या होता है मैं बता चुका हूं, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज कंसीडर्ड फॉर थर्मोडायनामिकल एक्सपेरिमेंट और स्टडी। तो इसमें लिख लीजिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल कॉल्ड इज कॉल्ड, इसको हम लोग सराउंडिंग बुलाया करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर थर्मोडायनेमिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहां पर एक और लगे हाथ टर्म एक और आता है, बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। जैसे ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो सर्कल किए हैं, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। क्या, बाउंड्री बोलेंगे। तो बाउंड्री बोलेंगे, तो बाउंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे, ए लेयर विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक ऐसा लेयर जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता हो, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये तीन टर्म आपको समझा चुका हूं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। आगे देखिए, अभी हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है, दैट वन इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तीन तरह का होता है, एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम क्या होगा, तो लिखो द सिस्टम in which both energy and mass can exchange between system and surrounding
इसमें ये ध्यान रखना है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों चीज का एक्सचेंज होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास दोनों चीज का एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लिख लीजिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर। यहां पर जैसे देखिए इस कंटेनर में हम, ये पानी है आपका, ये बॉयल हो रहा है, तो क्या देख रहे हो, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये यहां से धीरे धीरे आप जब गर्म करोगे तो ये जो वाटर का लेवल है इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब होता है यहाँ से कुछ मास, कुछ वाटर निकलकर सराउंडिंग में जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे जब इसको हीट करोगे तो इसका कुछ एनर्जी सिस्टम में जाएगा, यहाँ से कुछ एनर्जी हीट जो है सिस्टम में जा रहा है, और यहाँ से कुछ मास निकलकर सराउंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर इस सिस्टम, यहाँ पर एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो ऐसा सिस्टम जहां पर दोनों एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। यहां पर लिख देता हूं मास। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो आता है दैट वन इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो इसमें लिख लीजिए द सिस्टम in which only exchange of energy occur, not mass, between system and surrounding. The system in which only exchange of energy occur, not mass. एक क्लोज सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर ओनली एनर्जी का एक्सचेंज हो, मास का नहीं। ओपन सिस्टम में क्या था, दोनों एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो रहा था, बट इस केस में क्या है, ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ओनली हीट का एक्सचेंज होगा, बट मास विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ मास। जैसे इसका एग्जांपल है, लिख लीजिए, boiling of water in closed container. क्लोज कंटेनर, अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये कंटेनर को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो क्या होगा, देखो अभी हम हीट कर रहे हैं इसको, मान लीजिए, तो यहाँ से तो एनर्जी का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, मास का एक हीट का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, बट यहाँ पर जो मास का एक्सचेंज था ये कैंसल्स हो गया, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कंटेनर को ढक दिया है। तो इन क्लोज सिस्टम्स देयर विल बी ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या, इस सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना तो मास का एक्सचेंज होगा। तो इसको लिख लीजिए, द सिस्टम in which neither mass or neither exchange of energy or mass occur between system and surrounding। मतलब यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग के बीच ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना तो मास का एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को
आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लूं, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे दूसरा एग्जांपल, थर्मोफ्लास्क, तो ये भी दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरह का सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट वन इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम लोग दो टर्म और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you, sir.